हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ड्रीम ज्योग्राफी लेक्चर क्लास में स्वागत है। इंडिया ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में हम लोग भारत का सामान्य परिचय और भारत की भूगर्भिक संरचना का विस्तृत रूप में अध्ययन कर चुके हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भारत के भौतिक प्रदेश, फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत विश्व का एक अनोखा देश है, एक ऐसा मात्र देश है जहाँ जलवायु विविधता और जैविक विविधता के साथ साथ स्थलाकृतियों में भी विविधता देखने को मिलती है। अर्थात यहाँ प्राचीनतम चट्टान से लेकर नवीनतम चट्टान देखने को मिलता है। प्राचीनतम चट्टान जहाँ प्रायद्वीपीय पठार या भारत के दक्कन पठार में देखने को मिलता है, वहीं नवीनतम चट्टानें उत्तर भारत के बृहद मैदान तथा हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो भौतिक प्रदेश क्या होता है कि ऐसा प्रदेश जिसकी उत्पत्ति में मानव का कोई योगदान नहीं है, अर्थात वह पूरी तरह से प्रकृति अवस्था में निर्मित हुआ है, तो उसको हम भौतिक प्रदेश कहते हैं। तो भारत में भूगर्भिक संरचना तथा उच्चवच या स्थलाकृतिक विषमता पाई जाती है। अर्थात हम देखते हैं कि भारत में लगभग 10.6% भूभाग पर पर्वत है, 18.5% भूभाग पर पहाड़ी है, 27.7% भूभाग पर पठार है, 43.2% भूभाग पर मैदान विस्तृत है। देख सकते हैं कितना विविधता यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए 10.6% भूभाग पर पर्वत है। पर्वत क्या होता है कि ऐसा भूखंड पर्वत होता है जो अपने समीपी सतह से उसकी ऊंचाई 500 मीटर या उससे अधिक होती है, ढाल तीव्र होता है, उसको हम पर्वत कहते हैं। और इसका क्षैतिज विस्तार होता है, पर्वतों का क्षैतिज विस्तार होता है या हॉरिजॉन्टल विस्तार होता है उसका। और जबकि जो पहाड़ी होती है वो भी अपने समीपी सतह से ऊंची होती है, तीव्र ढाल वाली होती है, लेकिन इसका ऊर्ध्वाधर विस्तार होता है। तो पर्वत का जहाँ क्षैतिज विस्तार होता है वहीं पहाड़ी का ऊर्ध्वाधर विस्तार होता है, अर्थात ऊंचाई में पहाड़ी की ऊंचाई में वृद्धि होती है जबकि पर्वत की लंबाई में वृद्धि होती है। तो सबसे ज्यादा देखा जाए भारत में पहाड़ी का विस्तार है, पर्वत की तुलना में ज्यादा है। फिर इसके बाद पठार क्या होता है कि ऐसा भूभाग होता है, ऐसा स्थलाकृति होती है कि अपने समीपी सतह से ऊंचाई उसकी थोड़ा ज्यादा होती है, लेकिन ऊपरी भाग क्या होता है, सपाट होता है। जहां पर्वत का ऊपरी भाग शीर्ष जो होता है नुकीला होता है, जबकि पठार का जो शीर्ष होता है वो सपाट होता है, तो उसको हम पठार की श्रेणी में रखते हैं। मैदान जो होता है ये समतल मैदान अर्थात ऐसा मैदान जो नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों के निक्षेप से निर्मित है, या नदियों के द्वारा अपरदन से, नदियों के द्वारा, पवन के द्वारा, सागरीय तरंगों के द्वारा इत्यादि के द्वारा अपरदन से जो निर्मित समतल सतह होती है, तो उसको भी हम मैदान की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ 43.2% भूभाग पर मैदान पाया जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि हम स्थलाकृतिक विविधता भारत में कितना देखने को मिल रही है। तो इन सब के आधार पर, उच्चवच के आधार पर, भूगर्भिक संरचना के आधार पर और स्थलाकृतिक विषमता के आधार पर भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो वो चार कौन कौन से हैं?
तो पहला है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर भारत का बृहद मैदान, तीसरा है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीपीय भाग। समुद्र तटीय मैदान में दो है, एक है पूर्वी तटीय मैदान और एक है पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। तो इस तरह से भारत में चार भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं और 4 बृहद भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है भारत को पूरे। तो इसके एक एक भौतिक प्रदेश के बारे में हम लोग अध्ययन करना शुरू करेंगे। देखिए, जैसा कि पहला जो भौतिक प्रदेश है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यह हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है ये उत्तर भारत के बृहद मैदान के उत्तर में है। कह सकते हैं कि इस तरह से कुछ इसकी संरचना है। ये पूरा नेपाल हो गया, सिक्किम हो गया, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, भूटान है, ये होते हुए पूरा एकदम अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत हो जाता है। तो पहला भौतिक प्रदेश उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, ये इसको हम हिमालय प्रदेश भी कहते हैं। हिमालय प्रदेश। दूसरा जो भौतिक प्रदेश है उत्तर भारत का बृहद मैदान। उत्तर भारत का बृहद मैदान, यह इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका विस्तार जो है पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। और सिंधु नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, गंगा नदी हो गया और इनकी जो सहायक नदियां हैं, तो इन सब के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो इसलिए इसको सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इसके बाद जो अगला भौतिक प्रदेश है, ये जो सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, वो है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप क्या होता है कि ऐसा भूखंड जो तीन ओर जल से घिरा होता है।
तीन ओर जल से घिरा होता है उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप कहते हैं। तो चूंकि देखा जाए तो भारत के दक्षिण में है, इसलिए इसको दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और यह एक प्राचीनतम भूखंड है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही मानी जाती है और यहाँ प्राचीनतम चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। और वे चट्टानें अत्यधिक कायांतरित या रूपांतरित हो चुकी हैं, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन के भंडार भी पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। और इसके बाद जो है, जो अगला भौतिक प्रदेश है जिसे समुद्र तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत के पूरब में है, अर्थात बंगाल की खाड़ी का जो भाग है वो पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत है, जिसका पूर्वी तटीय मैदान जिसका विस्तार गंगा नदी के मुहाने से लेकर कृष्णा नदी के कृष्णा और कावेरी नदी के मुहाने तक का जो तटीय क्षेत्र है उसको हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। जबकि जो पश्चिमी तटीय मैदान है गुजरात में नर्मदा ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है वह जो है पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत आता है। क्योंकि देखिए जो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान है, इनका निर्माण मुख्यतः नदियों के द्वारा और समुद्री लहरों तरंगों के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। तो चूंकि जो पश्चिमी तटीय मैदान है यह एक देखा जाए तो खड़े कागार के रूप में है, क्योंकि जब हम लोग भूगर्भिक संरचना में देख रहे थे, जब प्रायद्वीपीय पठार जुरासिक युग में जब एक बार पुनः क्या नाम कि गोंडवाना लैंड भूखंड का विभाजन होता है, विखंडन होता है, तो ये उत्तर पूर्व की तरफ मूवमेंट करता है प्रायद्वीपीय पठार और एशियन भूखंड से टकराने के पश्चात देखा जाए तो सामने वाला भाग जो नीचे धंस जाता है, जबकि जो पीछे का भाग होता है वो ऊपर की तरफ उठता है और यह एक खड़े कागार के रूप में हो जाता है। अर्थात जो उसके समीपी भाग होता है उसका अवतलन होता है, जबकि जो किनारा वाला भाग होता है वह देखा जाए थोड़ा ऊपर उठ जाता है, और जबकि पूर्वी भाग और उत्तर भाग देखा जाए तो थोड़ा नीचे धंसता है। तो जिससे देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो उत्तर और पूर्व की तरफ है, न कि पश्चिम की तरफ है। तो अधिकांश नदियां जो प्रायद्वीपीय पठार से निकल रही हैं वो या तो उत्तर की तरफ जाती हैं और या तो पश्चिम पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो इनके द्वारा निर्मित किया गया। अब इसके बाद द्वीप देख लेते हैं। जैसे देखिए अंडमान निकोबार द्वीप। भारत में देखिए लगभग अगर द्वीपों की संख्या की बात करें तो कुल 1000 द्वीप लगभग पूरी छोटे बड़े 1000 द्वीप पूरी तरह से विस्तृत हैं, जिनमें बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और स्थल के पास भी छोटे छोटे द्वीप समूह हैं जिस पर भारत का अधिकार है, और वह सामरिक दृष्टि से, खनिज तत्व की दृष्टि से या अन्य देखा जाए तो दृष्टि से उपयोगी है, तो वो भी भौतिक प्रदेश में आता है। इसमें देख लेते हैं जैसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप। और जो अरब सागर है, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप पूरी तरह से प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप, कोरल रीफ। प्रवाल द्वीप क्या होता है कि समुद्री जीवों द्वारा, चूंकि प्रवाल एक समुद्री जीव है जो असंख्य में रूप में या एक समूह रूप में
वो रहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट का सेवन करते हैं, उनके द्वारा मलत्याग जो किया जाता है उससे जो चट्टान निर्मित होती है, स्थलाकृति बनती है, उसको हम प्रवाल भित्ति कहते हैं या कोरल रीफ कहते हैं। तो लक्षद्वीप जो है ये प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ का उदाहरण है। जबकि जो अंडमान द्वीप है उत्तर का, ये ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। और दक्षिण का जो निकोबार द्वीप है, निकोबार द्वीप जो है यह भी प्रवाल द्वीप है। तो यदि मान लीजिए पूछा जाता है कि भारत में क्या बंगाल की खाड़ी में भी प्रवाल द्वीप पाया जाता है, तो हाँ, प्रवाल द्वीप भारत बंगाल की खाड़ी में भी है और अरब सागर में भी है। बाकी और तटीय भाग में लैगून झील जो है, जैसे देखा जाए तो पुलिकट झील है, चिल्का झील है, कयाल झील है, तो वहाँ भी छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जो प्रवाल द्वीप के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो द्वीप समूह है ये भी एक भौतिक प्रदेश की श्रेणी में ही आता है। और अब हम लोग विस्तृत रूप में इसका अध्ययन एक एक करके करेंगे। पहला देखिए, जैसे है कि उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। तो इसकी उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति इसकी इयोसीन युग से लेकर, इयोसीन युग से लेकर इयोसीन के बाद मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन के बाद ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। युग तक मानी जाती है। प्लायोसीन, इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग तक मानी जाती है। और यह तृतीयक कल्प टर्शियरी युग का पर्वत है, नवीनतम मोड़दार पर्वत है। यह कह सकते हैं कि एक नवीनतम मोड़दार पर्वत है जो किससे निर्मित है, तो अवसादी चट्टानों से निर्मित है, अवसादी चट्टानों से निर्मित है। इसके भूगर्भ में प्राचीनतम अर्थात तो आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं और आर्कियन चट्टान से लेकर यहाँ नवीनतम भी चट्टानें देखने को मिलती हैं, नवीनतम अवसादी चट्टानें देखने को मिलती हैं। क्योंकि जो टेथिस सागर था, आज जहाँ उत्तर भारत का बृहद मैदान है, वहाँ प्राचीन समय में टेथिस सागर स्थित था। और उस टेथिस सागर में यूरेशियन भूखंड से अर्थात तिब्बत के पठार से जो नदियाँ, जैसे सिंध हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलज नदी हो गई, वो आकर गिरती थी। जबकि प्रायद्वीपीय पठार से जैसे चंबल नदी है, सोन नदी है, बेतवा नदी है, कर्मनाशा नदी है, ये सब भी टेथिस सागर में गिरती थी। तो इनके द्वारा जो अवसाद लाए जाते थे वो कहीं कहीं प्राचीनतम चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से निर्मित अवसाद थे। और देखा जाए तो निक्षेपित अवसाद वो प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित थे। तो इसलिए अब जब इसकी उत्पत्ति होने लगी, यानी हिमालय पर्वत जब ऊपर उठने लगा, तो कहीं कहीं वही अवसाद फिर इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें जीवाश्म के अवशेष भी पाए जाते हैं, क्योंकि जो अवसादन की प्रक्रिया टेथिस सागर में हो रहा था, तो उस समय जो जीव जंतु थे उसमें वो भी कहीं कहीं मृत्यु के पश्चात उसे दबते गए और उनका जो है आज उसे देखने को मिलता है। तो हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है, अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। और इसकी जो लंबाई है 2500 किलोमीटर है, लंबाई 2500 किलोमीटर और चौड़ाई 160 से लेकर 400 किलोमीटर तक माना गया है। चूंकि पूर्वी भाग में हिमालय पर्वत की चौड़ाई कम हो जाती है, जबकि पश्चिम में ज़्यादा है। तो अर्थात यह जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक
पूर्व पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के सिंटैक्सियल मोड़, अर्थात यहाँ नामचा बरवा एक पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत है, इसे हम सिंटैक्सियल मोड़ भी कहते हैं, सिंटैक्सियल फोल्ड कहते हैं। यहीं से ये दक्षिण तरफ मुड़ जाता है, हिमालय पर्वत दक्षिण तरफ मुड़ जाता है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में ही पटकईबुम कहते हैं, नागा पहाड़ी कहते हैं और मिजो पहाड़ी कहते हैं, और म्यांमार में उसी को अराकानयमा पहाड़ी कहते हैं। तो दक्षिण होते हुए देखा जाए तो ये कहीं कहीं जब बंगाल की खाड़ी में आता है तो उसके ऊपर जल का विस्तार हो जाता है। तो यहाँ अंडमान जो उत्तरी द्वीप है तो वो भी इसी हिमालय पर्वत का ही दक्षिणी विस्तार माना जाता है। और यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ ज्वालामुखी, चूंकि यहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं देखने को मिलती हैं, तो जिससे जो अवसाद आज भी यहाँ ऊपर की तरफ उठ रहा है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ये माना गया कि यहाँ प्राचीन समय से लेकर और वर्तमान में भी ज्वालामुखी क्रिया हो रही है। जैसे यहाँ जो मध्य अंडमान द्वीप है, यहाँ एक बैरन द्वीप है, इसी के पूर्वी भाग में बैरन द्वीप है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप है। ये कहाँ पाया जाता है? मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में, और उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में देखेंगे तो एक नरकोडम द्वीप है, नरकोडम द्वीप। ये कैसा द्वीप है? ये प्रसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है, प्रसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है नरकोडम द्वीप। तो इस तरह से देखें कि दक्षिण तरफ इसका हिमालय पर्वत का विस्तार माना जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप तक माना जाता है। लेकिन आज भी देखा जाए तो निर्माण कार्य उस पर चल रहे हैं। तो देखिए, अब हिमालय पर्वत को 4 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। 4 समानांतर श्रेणी में जैसे पहला तो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है सबसे उत्तर में है, अर्थात जो यूरेशियन भूखंड है उसके दक्षिणी सीमा पर निर्मित हुआ है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, या इसको देखा जाए तो तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, या टेथिस हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय या तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति सबसे पहले होती है, अर्थात इयोसीन युग में जब पहली बार प्रायद्वीपीय पठार का यूरेशियन भूखंड से अभिसरण होता है, टक्कर होता है, तो उस समय जो अवसाद ऊपर की तरफ उठता है मोरदार पर्वत के रूप में, वह ट्रांस हिमालय कहलाता है। टेथिस हिमालय, क्योंकि टेथिस से निकला हुआ, टेथिस भूसन्नति से निकला हुआ ये भाग है। तिब्बत हिमालय, क्योंकि इसका विस्तार तिब्बत में भी देखने को मिलता है। जैसे इसमें जो पर्वत श्रेणी है, जैसे काराकोरम है, लद्दाख है, काराकोरम, लद्दाख और दक्षिण में जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी। और यही जो लद्दाख श्रेणी है, इसी का विस्तार कैलाश पर्वत, तिब्बत में कैलाश पर्वत के रूप में जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत, यानी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये श्रेणियां हैं, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश पर्वत है। और यह देखा जाए तो यहाँ बड़े बड़े हिमानी पाए जाते हैं, जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं। जैसे देखा जाए सियाचिन ग्लेशियर है, बियाफो ग्लेशियर है, बाल्टोरा ग्लेशियर है और हिस्पार ग्लेशियर है। तो यह पूरी तरह से बर्फों से ढका हुआ है। चूंकि इसकी ऊंचाई जो है देखा जाए तो 5000 मीटर से भी अधिक है, तो 5000 मीटर के से अधिक ऊंचाई पर आइस लाइन पाया जाता है, हिमरेखा पाया जाता है, जिसके ऊपर बर्फ सदैव जमा रहता है। यहाँ सदैव बर्फ जमा रहने का पूरा भूदृश्य देखने को मिलता है।
और यहाँ वनस्पति का अभाव पाया जाता है। वनस्पति चूंकि काई हो गया, लाइकेन हो गया, मांस इत्यादि के रूप में पाया जाता है, क्योंकि यह सतह हमेशा बर्फ से जमा रहता है। तो ये सब बड़े बड़े ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। जैसे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है, और सबसे लंबा ग्लेशियर पूछता है तो ससाइमी ग्लेशियर है। भारत का जो सबसे लंबा ग्लेशियर है वो ससाइमी है, ससाइमी हिमानी। इसकी जो लंबाई है 158.5 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा हिमानी है, लंबा हिमानी है। जबकि सबसे बड़ा हिमानी में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा हिमानी में सियाचिन ग्लेशियर आता है। तो सबसे बड़े बड़े जो हिमानी हैं यही पाए जाते हैं। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जिसका नाम है K2 या गार्डविन ऑस्टिन, K2 या गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। ये पूछा जाता है कि ये किस पर्वत पर स्थित है, तो काराकोरम पर्वत पर स्थित है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये कहाँ है, तो पीओके में आता है, लेकिन पीओके भी भारत का ही अंग है, तो इसलिए भारत का सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। तो ये हो गया ट्रांस हिमालय। इसके बाद जो दूसरा पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, ये इसको कहते हैं ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय। इसका विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक है। और यह देखा जाए तो सबसे ऊंचा पर्वत है, क्योंकि विश्व के अधिकांश जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है इसी पाई जाती है। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, धौलागिरी हो गया, और अन्नपूर्णा चोटी हो गया, नंदा देवी है। तो अर्थात देखा जाए तो यहाँ अधिकांश ऐसी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 8,000 मीटर या उससे अधिक है। तो विश्व के सबसे ऊंची ऊंची चोटियां यहाँ लगभग देखने को मिलती हैं। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट जो है 6100 मीटर है बृहद हिमालय की। लंबाई की बात करें तो यह 2500 किलोमीटर लंबा है और 25 किलोमीटर चौड़ा है। 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है ग्रेटर हिमालय की। तो ग्रेटर हिमालय जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय से देखा जाए तो किसके द्वारा अलग होता है, तो इंडस सांगपो सचर जोन द्वारा। इंडस सांगपो सचर जोन, ITSZ, यह सिंध सांगपो सचर जोन द्वारा बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से अलग होता है। और इसके बाद इसी के दक्षिण में, बृहद हिमालय के दक्षिण में उसी के समानांतर जो अगली पर्वत श्रेणी है उसका नाम है लेसर हिमालय या लघु हिमालय। लघु हिमालय या लेसर हिमालय कहते हैं, जो बृहद हिमालय के दक्षिण में उसी के समानांतर पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला हुआ है। और इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 1800 से लेकर 3000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलती है।
लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत कहते हैं, और उसी के पीर पंजाल पर्वत के थोड़ा पूर्वी भाग में एक है धौलाधर पर्वत। तो कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इसे, जम्मू कश्मीर में जहाँ पीर पंजाल, वहीं हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत कहते हैं। और पूर्व की तरफ जैसे देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में मिसमी पर्वत है, अबोर पर्वत है, डफला पर्वत है, तो उसके रूप में ये जाना जाता है पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी जो है देखा जाए तो ढलानी क्षेत्रों में शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं। लेसर हिमालय के ढलानी क्षेत्रों में शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं। और देखा जाए तो छोटे छोटे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय जो घास का मैदान है जम्मू कश्मीर में उसे मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, जो शीतोष्ण घास है उसे जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग एग्जाम्पल के रूप में है। जबकि उत्तराखंड में इसे बुग्याल कहते हैं। बुग्याल या पयार के नाम से जानते हैं। बुग्याल या पयार के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में ये कैसा घास है? तो शीतोष्ण घास है, काफी मुलायम घास है। यहाँ जैसे कुछ ट्राइब्स रहते हैं जिनका नाम है गुर्जर है, बकरवाल है, तो वो कहीं कहीं अपने पशुओं को यहाँ चराते हैं। जैसे उनके पशु भेड़ हो गए, बकरी हो गए, तो उन सबको देखा जाए तो ये मुलायम घास चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। और इसके बाद देखते हैं कि लघु हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी क्या है कि पहले यहाँ एक कश्मीर घाटी दो पर्वतों के मध्य में स्थित एक भ्रंश घाटी के रूप में है। और यहाँ पहले एक झील था जिसको करेवा झील कहते थे। लेकिन नदियों के द्वारा धीरे धीरे नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से धीरे धीरे वह झील जो है एक समतल मैदान के रूप में बदल गया हो, जिसको हम करेवा निक्षेप कहते हैं। तो कश्मीर घाटी में करेवा निक्षेप पाया जाता है। और ये करेवा निक्षेप किसके लिए प्रसिद्ध है? केसर खेती के लिए, केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात जो केसर है खाने योग्य पदार्थ है ये, तो इसका जो उत्पादन होता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो करेवा निक्षेप में होता है, कश्मीर वैली में होता है, कश्मीर घाटी में होता है। ये पूछा जाता है कि कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के मध्य में है? तो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के मध्य में है। ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के मध्य में जो बाउंड्री फॉल्ट है उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अर्थात बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT जिसको कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है। ये भी क्या है कि एक प्रकार से देखा जाए तो कागार के रूप में है, भ्रंश के रूप में, घाटी के रूप में है, जो बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। फिर इसके बाद देखा जाए तो जो चौथी श्रेणी है वो शिवालिक पर्वत है। देखिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको आप लोग जैसे एक बार देख रहे हैं, 2 बार देख रहे हैं, 3 बार देख रहे हैं, तो जब भी आप लोग इसको वीडियो को देखिए एक पेन कापी लेकर साथ में
जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते चलेंगे तो ये होगा कि आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा, और जो देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आपको काफ़ी मदद करेगा समझने में। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग सारा मैटर को नोट करते चलिए मेरे साथ ही, और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए, जो शिवालिक पर्वत है इसकी उत्पत्ति सबसे बाद में होती है। शिवालिक पर्वत, शिवालिक पर्वत जो है एक देखा जाए तो एक सबसे नवीनतम पर्वत की श्रेणी में आता है, और यह देखा जाए तो यह हिमालय पर्वत के सबसे दक्षिण में है, अर्थात गंगा के मैदान के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में सबसे बाद में बना हुआ है। इसको आउटर हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बाद में बना हुआ है, सबसे दक्षिण में है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 700 से लेकर 1100 मीटर के बीच मानी जाती है, अर्थात इसकी ऊंचाई सबसे कम है। और यह भी जो है देखा जाए तो जो लेसर हिमालय है, लघु हिमालय है, उसके दक्षिण में पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है, अर्थात उसके दक्षिण में समानांतर पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है। जम्मू कश्मीर में शिवालिक को जम्मू पहाड़ी कहते हैं, जम्मू पहाड़ी के नाम से जानते हैं, और यह तराई के उत्तरी भाग से होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में लेसर हिमालय से यानी कि लघु हिमालय से मिल जाता है। जो मिसमी पर्वत है, अबोर है, डफला है, उनसे ये मिल जाता है। शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय दोनों के मध्य में मेन बाउंड्री फॉल्ट है, MBF है, इसको कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट किसके मध्य में है? लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य में मेन बाउंड्री फॉल्ट है, रेफरेंस के रूप में है, जबकि शिवालिक पर्वत और तथा उत्तर भारत का बृहद मैदान के मध्य में जो फॉल्ट है, ये जो अलग करता है फॉल्ट, उसका नाम है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट HFF कहते हैं। ये भी देखिए, जो मैं जितना मैं फॉल्ट बताया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये एग्जाम में ज़्यादातर खास तौर से जो सिविल के एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, सुपर TT के एग्जाम है, या जितने भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कहीं न कहीं फॉल्ट का जिक्र होता है कि ये किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में है। तो इसको आप लोग स्पेशली रूप में याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया हिमालय का पर्वतीय प्रदेश हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और इसमें देखिए, अभी मैं कुछ महत्वपूर्ण मैटर नहीं बताया हूँ, जैसे पर्वत चोटी नहीं बताया हूँ और दर्रा नहीं बताया हूँ, इसको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। और हिमालय जो झील है, नदी है, तो इन सबको मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा और विस्तृत रूप में वहाँ देखेंगे, क्योंकि यहाँ अगर देखेंगे बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग दूसरा जो वीडियो देखेंगे तो उसमें पूरी तरह से स्पष्ट कर देंगे अच्छे से, और ये भी बताएंगे कौन सा दर्रा किन दो देखा जाए तो स्थानों को जोड़ता है, किन पर्वतों में है,
यहाँ से कौन सी नदियाँ निकल रही हैं, कौन से मार्ग बने हुए हैं, तो सबको विस्तृत रूप में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद आता है उत्तर भारत का बृहद मैदान। देखिए उत्तर भारत का जो बृहद मैदान है, उत्तर भारत का बृहद मैदान ये पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसको सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो इसका निर्माण हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से यह समतल मैदान निर्मित हुआ है। और जहां आज उत्तर भारत का बृहद मैदान है, वहां पहले टेथिस भूषण नदी था। उस भूषण नदी में निरंतर अवसादों के निक्षेप होने से आज वह एक समतल मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो इसके उत्तर में देखा जाए तो हिमालय पर्वत है और दक्षिण में विंध्यन पर्वत है। विंध्यन पर्वत है दक्षिणी सीमा बनाता है, जबकि उत्तरी सीमा उसका शिवालिक पर्वत बनाता है। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है। चूंकि इसमें जो उत्तर भारत का बृहद मैदान है, यहाँ भी नवीनतम अवसादी चट्टानों से लेकर प्राचीनतम या देखा जाए तो चट्टानें यहाँ देखने को मिलती हैं और बड़े बड़े बोल्डर्स देखने को मिलते हैं। चूँकि गिरपदी क्षेत्र में जब नदियों के द्वारा जो लाया गया अवसाद होता है काफ़ी बड़े बड़े होता है, तो इसको कह सकते हैं कि इसकी संरचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, स्थलाकृति के आधार पर उत्तर भारत के बृहद मैदान को भी 4 प्रदेशों में बांटा गया है। 4 प्रदेशों में बांटा गया है। वो 4 प्रदेश कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उत्तर भारत बृहद मैदान के 4 प्रदेश जो है, जैसे पहला है भाबर है, भाबर मैदान या भाबर प्रदेश। दूसरा है तराई प्रदेश। तीसरा है बांगर प्रदेश। चौथा है खादर प्रदेश। तो ये 4 प्रदेशों में बांटा गया है उत्तर भारत के बृहद मैदान को। तो देखिए भाबर प्रदेश क्या है कि नदियों के द्वारा गिरपदी क्षेत्र में लाए गए जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, बोल्डर्स हैं, उनके जमाव से जो निर्मित मैदान हुआ है उसको हम भाबर प्रदेश कहते हैं। क्योंकि जब यहाँ नदियाँ आती हैं तो विलुप्त हो जाती हैं। इतना ज़्यादा असमतल ये भूभाग है, बड़े बड़े देखा जाए तो बोल्डर्स यहाँ देखने को मिलते हैं। और यह कृषि के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त भूमि है। यहाँ कृषि नहीं होती है, बल्कि झाड़ी वगैरह यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ जब नदियाँ आती हैं तो विलुप्त हो जाती हैं। यह देखा जाए तो लगभग 8 किलोमीटर चौड़ाई में शिवालिक पर्वत के दक्षिण में उसके समानांतर, यानी सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, ये पश्चिम से पूर्व दिशा में उसके समानांतर पाया जाता है। और यह कृषि के लिए काफ़ी देखा अनुपयुक्त भूमि है। यहाँ किसी प्रकार की कोई खाद्यान्न फसलों का उत्पादन नहीं होता है। फिर इसके बाद दूसरा जो प्रदेश है वह है तराई प्रदेश है। भाबर प्रदेश के दक्षिण में बारीक अवसादों के जमाव से जो निर्मित मैदान है उसको हम तराई कहते हैं। और यहाँ बहुत ही सूक्ष्म आकार के कण पाए जाते हैं। यह कृषि के लिए उपयोगी है। यहाँ कृषि की जा रही है और खाद्यान्न फसलों में जैसे देखा जाए तो चावल हो गया और गेहूं हो गया, मक्का हो गया, तो इन सबका उत्पादन यहाँ किया जा रहा है। यह भाबर प्रदेश से लेकर देखा जाए तो लगभग देखा जाए तो 15 से लेकर 30 किलोमीटर की चौड़ाई में ये पाया जाता है। और यहाँ नदियाँ पुनः
देखा जाए तो दृश्य हो जाती हैं। जो भाबर प्रदेश में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, चूँकि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, बोल्डर्स हैं, जबकि वही नदियाँ जब तराई प्रदेश में आती हैं तो पुनः दिखने लगती हैं और यह बारीक अवसादों से निर्मित है। फिर इसके बाद जो तीसरा प्रदेश है वो बांगर है। बांगर जो प्रदेश है ये पुराने जलोढ़ मृदा है, पुराना जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान है। अर्थात यह देखा है तो ऊंचे स्थानों पर पाया जाता है, ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहां जो नदियों का जल है वो वर्ष भर नहीं पहुंच पाता है, प्रत्येक वर्ष नदियों का जल नहीं पहुंच पाता है, जिससे जो वहाँ की मिट्टी है काफ़ी पुरानी हो गई है, उपजाऊपन उसमें है, तो यहाँ भी खाद्यान्न फसलों का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। इस मिट्टी में जैसे देखा जाए तो ह्यूमस हो गया और फास्फोरस है, पोटास है, इन सब की अधिकता, जबकि नाइट्रोजन हो गया उनकी कमी पाई जाती है। काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है जिससे यहाँ खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। और यह दोआब क्षेत्रों में अर्थात दो नदियों के मध्य का जो ऊंचा क्षेत्र है वहाँ देखने को ये मिलता है, बांगर प्रदेश। फिर इसके बाद जो अगला प्रदेश है खादर प्रदेश है। खादर प्रदेश जो है ये नदियों के बेसिन में देखने को मिलता है, नदियों के द्रोणी में देखने को मिलता है, जहाँ नदियों का जल प्रतिवर्ष पहुँचता रहता है, जिससे देखा जाए तो वहाँ नवीन अवसादों का जमाव होता रहता है। तो खादर प्रदेश नदियों के द्वारा लाए गए नवीन जलोढ़ अवसादों से निर्मित मैदान है और यहाँ जो है प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुँचता रहता है, जिससे नदियों में जो खनिज तत्व जैसे मिट्टी में जो खनिज तत्व है, उर्वरक है, उन सब ज़्यादा पाया जाता है और यह काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी की श्रेणी में आता है खादर प्रदेश। तो इस तरह से हम देखें कि 4 प्रदेशों में उत्तर भारत का बृहद मैदान बटा हुआ है और यह पश्चिम में देखा है तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, पूर्व में कम हो जाता है। तो पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, जबकि पूर्व में देखा है तो असम में 90 किलोमीटर चौड़ाई, जबकि बिहार में 200 किलोमीटर चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है। 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई अलग अलग स्थानों पे अलग अलग देखने को मिलता है। बाकी इसके बाद जो तीसरा भौतिक प्रदेश है वह है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह विस्तृत है पूरा। यह एक प्राचीनतम भूखंड है, जो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का ये भूभाग है, प्राचीनतम भूखंड है, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ देखा जाए तो प्राचीनतम चट्टानें जैसे आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान और कुटप्पा क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, दक्कन ट्रैप, तो इन सबसे देखा जाए तो ये पूरी तरह से निर्मित है। यह अत्यधिक कायांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, जो खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही संपन्न भूभाग माना जाता है। इसका अगर उत्तर विस्तार करें तो उत्तर पश्चिमी भाग में जैसे देखिए यहाँ अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत, उत्तर पश्चिम में उत्तर में विंध्यन पर्वत है और पूर्वी भाग में राजमहल की पहाड़ी है। उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल की पहाड़ी है और शिलांग का पठार या इसे मेघालय का पठार कहते हैं।
देखिए जो शिलांग का पठार है, मेघालय का पठार है, ये भी प्रायद्वीपीय भाग का देखा जाए तो अंश है। वो प्रायद्वीपीय भाग से पहले जुड़ा हुआ था और इसी के अंतर्गत शामिल होता है, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत शामिल होता है। मान लीजिए एग्जाम में पूछा जाता है कि जो शिलांग का पठार है, मेघालय का पठार है, शिलांग के पठार पे ही 3 पहाड़ी है जिसका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। ये 3 पहाड़ी जो है शिलांग के पठार पर स्थित है। तो ये भी पूछा जाता है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी किसका भाग था, तो ये दक्कन पठार का, इसे दक्कन का पठार कहते हैं, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, इसका भाग था। तो जब देखा है ब्रह्मपुत्र नदी का मार्ग परिवर्तित हुआ और गंगा नदी के द्वारा एक खंड बनाया गया जिसको कहा गया मालदा गैप। तो ये मालदा गैप द्वारा अलग हो जाता है, मालदा गैप। गैप का मतलब होता है कि ये कहीं कहीं भ्रंश के रूप में है ना। तो ये भ्रंश क्या करता है कि राजमहल पहाड़ी को शिलांग पठार से अलग कर देता है, अर्थात प्रायद्वीपीय भूभाग को अलग कर देता है किससे, शिलांग के पठार से, मालदा गैप। जबकि जो अरावली पर्वत है, और विंध्यन पर्वत है, यहाँ इन दोनों के मध्य में एक देखा जाए तो भ्रंश घाटी है, कागार है, भ्रंश है जिसका नाम है भ्रंश घाटी है जिसका नाम है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यहाँ देखने को मिलता है। ये अरावली को किससे अलग करता है, विंध्यन से अलग करता है, विंध्यन पर्वत से। यह महान सीमा भ्रंश कहते हैं, महान सीमा भ्रंश मान लीजिए पूछा जाए, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पूछा जाए तो किसके मध्य में है, तो विंध्यन पर्वत और अरावली पर्वत के मध्य में है। तो प्रायद्वीपीय भारत का ये उत्तरी विस्तार हो गया और दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। चूंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व हैं तो आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिज यहाँ पाए जाते हैं और देखा जाए तो यहाँ अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। कोयला के भंडार हैं, जैसे जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ इतना ज्यादा खनिज संसाधन है, धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, कोयला है, हीरा है। तो कोयला की अधिकता बहुत ज्यादा है यहाँ, 90% लगभग 8% जो गोंडवाना क्रम का कोयला है छोटा नागपुर पठार पर ही पूरी तरह से विस्तृत है, जिसके कारण इसके भारत का रूर भी कहते हैं, भारत का रूर कहते हैं। चूंकि रूर जो बेसिन है जर्मनी में है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। सार बेसिन है, रूर बेसिन है, रूर बेसिन जर्मनी में है जबकि सार बेसिन फ्रांस में है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो इसीलिए जो भारत का छोटा नागपुर का पठार है वो भी कोयले से ज्यादा संपन्न है, तो इसको भारत का रूर कहते हैं। तो खनिज संसाधन की दृष्टि से काफी प्रायद्वीपीय पठार संपन्न है। और यहाँ मिट्टी जो पाई जाती है जैसे काली मिट्टी, काली मृदा, ये इसको हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं, रेगुर मृदा, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, क्योंकि जो काली मिट्टी है इसमें कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन के ऑक्साइड हो गया, इन सब की अधिकता पाई जाती है, काफी उपजाऊ है। तो यहाँ कपास का खेती ज्यादा होता है, कपास की मिट्टी भी कहते हैं, कपास मृदा भी कहते हैं, कपास की खेती के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। चूंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय अपरदन से हुआ है, अपक्षय अपरदन निक्षेपण से हुआ है। चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, दरारी प्रकार के उद्भेदन प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, जिससे पूरे दक्कन क्षेत्र में जिसमें महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है, लावा का विस्तार हो गया था। इसी लावा के अपक्षय अपरदन से काली मिट्टी बनी हुई है, जो कपास के लिए, मूंगफली के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यहाँ मक्का का उत्पादन किया जाता है, गन्ना का उत्पादन किया जाता है। इसी तरह से जो लाल मिट्टी है, जैसे लाल मिट्टी कहाँ कहाँ, जैसे थोड़ा देखा है तो उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया का विस्तार है। तो ये खाद्यान्न फसलों के लिए, जैसे
गेहूं हो गया और मक्का हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, यहाँ तक कि तंबाकू के लिए भी, उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है लाल मिट्टी। लैटराइट मिट्टी देखा जाए तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में दक्षिण भारत के केरल में ज़्यादा पाया जाता है। राइट मृदा पाया जाता है, तो ये भी काफ़ी उपयोगी है। तो देखा जाए तो ये जो लैटराइट मिट्टी है ये बागवानी फसलों के लिए, बागवानी फसलों में जैसे लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, नारियल है, काजू बादाम है, कॉफ़ी है, कहवा जिसको हम कहते हैं, चाय के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उत्पादन के लिए। तो इसका महत्व इस तरह देख सकते हैं कि मिट्टी का जो महत्व है अलग है, खनिज संसाधनों का महत्व अलग है। और चूंकि देखा जाए तो यहाँ पर वो चोटियाँ भी पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट जैव विविधता से अत्यधिक संपन्न क्षेत्र है, क्योंकि वर्षा बहुत ज़्यादा होता है। वर्षा ज़्यादा होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियाँ की विविधता अत्यधिक देखने को मिलती है। अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जो देखा जाए तो भारत की एक पहचान अलग बनाता है। और यह औषधियों के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में देखा जाए तो मानव को उपलब्ध कराता है, जो जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ पाए जाते हैं। जैसे दक्षिण भारत का जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। दूसरा जो सबसे ऊंचा चोटी है नीलगिरी पर है दोदा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और देखा जाए तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कालसूबाई, तो कालसूबाई जो है ये भी कहीं कहीं जो है हरिश्चंद्र पर्वत है वहाँ स्थित है, लगभग 1600 मीटर है। तो देखिए दक्षिण भारत से जब हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो इसकी ऊंचाई कम हो जाती है, जबकि इसका जो ढाल है पूर्व और उत्तर की तरफ है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार का टक्कर होता है किससे, यूरेशियन भूखंड से, तो पूर्वी और उत्तरी भाग थोड़ा दब जाता है, जिससे ढाल ज़्यादा हो जाता है और पश्चिमी भाग कगार के रूप में खड़ा हो जाता है, जिसे तीव्र कगार देखने को मिलता है। ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार। बाकी हम लोग भूगर्भिक संरचना में विस्तृत रूप में इसका अध्ययन किए हुए हैं। अब इसके बाद देखते हैं पूर्वी जो तटीय मैदान है और पश्चिमी तटीय मैदान है। चूंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, तो नदियों के द्वारा, समुद्री लहरों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से, अपरदन से निर्मित हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है इसकी चौड़ाई अगर देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा है किसकी तुलना में, पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में। तो पूर्वी तटीय मैदान को देखा जाए तो कई 3 उपतटों में बांटा गया है, जैसे गंगा नदी के मुहाने से लेकर गंगा नदी के मुहाने से लेकर स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा और महानदी के मुहाने तक का जो तटीय भाग है उसको हम कहते हैं उत्कल तट। उत्कल तट गंगा नदी के मुहाने से लेकर स्वर्णरेखा या महानदी के मुहाने तक का जो तटीय भाग है इसको हम कहते हैं उत्कल तट कहते हैं। उड़ीसा का तट है। और महानदी के मुहाने से लेकर गोदावरी, और कृष्णा नदी के मुहाने तक का जो तटीय भाग है इसको हम कहते हैं उत्तरी सरकार। तट कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कहते हैं, जिसको रायल सीमा भी कहते हैं। और इसके बाद जो तीसरा तट है वो है मालव कोरोमंडल तट।
कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल जो तट है वो कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर कावेरी नदी के मुहाने तक जो तटीय भाग है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। तो इस तरह से पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, और जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसको देख लेते हैं। देखिए, जो पश्चिमी तटीय मैदान है ना, ये अत्यधिक उबड़ खाबड़ है। यहाँ देखा जाए तो प्राकृतिक बंदरगाह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कटा फटा काफ़ी देखा जाए तो ये तटीय मैदान है। यहाँ ज्वारनदमुख डेल्टा पाया जाता है ज़्यादा, क्योंकि ज्वारनदमुख डेल्टा क्या होता है कि जब नदियों का ढाल जो होता है तीव्र होता है, और तीव्र वेग से नदियाँ जब समुद्र में गिरती हैं तो उनके जो अवसाद होते हैं काफ़ी आंतरिक भाग तक चले जाते हैं, जिससे वास्तविक डेल्टा ऊपर नहीं दिखता है बल्कि नीचे डेल्टा बना रहता है। तो उसको ज्वारनदमुख डेल्टा की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इसका भी विस्तार नर्मदा नदी के मुहाने से लेकर कावेरी नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, कुमारी अंतरिक्ष तक ये माना जाता है। तो इसमें भी देखा जाए तो अलग अलग उपतटों में इसको भी संरचना के आधार पर 3 उपतटों में बांटा गया है, जैसे नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर गोवा तक का जो तटीय भाग है इसको कहते हैं कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। और गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलौर तक का जो तटीय क्षेत्र है उसको कन्नड़ तट कहते हैं, और मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो तटीय भाग है उसको मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो चूंकि जो पश्चिमी भाग है ये अत्यधिक कटा फटा, यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी तटीय भाग में ज़्यादा कटा फटा नहीं होने के कारण जो है यहाँ प्राकृतिक बंदरगाह के बजाय जो है कृत्रिम बंदरगाह ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अर्थात एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसका नाम विशाखापट्टनम है, बाकी और सब कृत्रिम बंदरगाह है, जबकि विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है। तो उसका हम लोग बंदरगाह के टॉपिक में विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक मेरा यहीं तक है, और हम लोग विस्तृत रूप में इसको देख चुके हैं। बाकी जो मेरा अगला वीडियो होगा उस पर मैं देखा है तो दर्रा के बारे में बताऊंगा, पर्वत श्रेणियों के बारे में बताऊंगा। अभी यहाँ पर्वत श्रेणियों के बारे में विस्तृत रूप में अध्ययन नहीं किए हैं, तो पूरा विस्तृत रूप में अध्ययन करके बताऊंगा। धन्यवाद।